हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एटीएस क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे की जो जॉइनिंग की जो फॉर्म आती है उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इस वीडियो के हेल्प से रेलवे की जितने भी सारे आपके जॉइनिंग प्रोसेस होने वाली है, चाहे आपका एनटीपीसी में अगर आप बात करो लेवल 2 से लेके लेवल 6 का जॉइनिंग प्रोसेस जो होता है, या तो फिर जो आपका स्टैंड बाय कैंडिडेट एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया आपका, और जेई की जो अभी आपकी स्टैंड बाय लिस्ट क्लियर कर रही है आपके आरआरबी के जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं, उनके जो जॉइनिंग के फॉर्म्स होते हैं जिसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को कैसे फिल किया जाना चाहिए, वो सारे आपके जो कन्फ्यूज़न हैं इस वीडियो के हेल्प से आपको दूर हो जाएगा। मतलब ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म। जैसे कि बात करेंगे हम लोग एटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनता है, किसे साइन करवाना रहता है, उसके बाद उसमें देखेंगे पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारा जो आपके मन की जो डाउट्स रहते हैं ना, फॉर्म को कैसे भरें, क्योंकि जॉइनिंग की जो फॉर्म आती है वो आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, तो हमें उससे अच्छे से भरना होता है, उसमें कोई भी गलती आपको नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आप देखो, जो रेलवे की जो आपकी जॉइनिंग की जो फॉर्म आएगा, ठीक है, एक एनवेलप के अंदर आएगा, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको एक चेकलिस्ट मिलेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तो और भी बहुत सारे रहेंगे। चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें ये बोला जाता है कि आपको जो एक ऑफ़र लेटर जो मिला होगा, ठीक है, जिसको हम लोग जॉइनिंग लेटर बोलते हैं, उसको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ाई करना है। मतलब उसको पढ़ना है, पढ़ाई करना है मतलब क्या है, उसको पढ़ना है, जितने भी सारे उसमें पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन जो दिए होंगे, कब आपको जॉइनिंग करना नहीं करना है। उसके बाद ये सारे जो आपके नीचे पॉइंट्स दिए होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें जॉइनिंग के दिन पर लेकर जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं हमें लेके जाना पड़ता है, और फॉर्म को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म जो होते हैं कैसे भरेंगे। तो ये जो आपको चेकलिस्ट रहेगा, आपको इसको अच्छे से भरना है। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारा चीज़ आपको मैं पॉइंट नोट आउट करो तो देखो, सबसे पहले आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा, देखेंगे वो उसको कैसे भरेंगे। वो आपको रेलवे बोर्ड जो होता है, आपको जहाँ से आपकी जॉइनिंग आई होगी जिस डिवीज़न से, वो आपको एक कॉपी देंगे, आपको 2 कॉपी खुद से करवाना होता है, फिर उसको फिल करना होता है। उसके बाद अगर बात करो तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, सभी शैक्षणिक जहाँ पे आपकी जो एजुकेशन जहाँ से आपने गेन किया होगा उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना है। और जाति प्रमाण पत्र जो होता है, रेलवे की एक अपनी फॉर्मेट होती है, उसी फॉर्मेट में आपको रेलवे की जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होती है वो आपको लेके वहाँ पे जाना है। ठीक है, 20 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लेके जाने होते हैं। और देखो, डिपेंड करता है आपकी किस लेवल की पोस्ट पे ज्वाइनिंग है, उस लेवल के पोस्ट के आधार पे जो इंडेमनिटी बॉन्ड होता है। इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ण। मतलब अगर जो रेलवे की जो आपकी एक टाइम पीरियड होती है कि 5 ईयर के पहले अगर आप सर्विस को छोड़ के जा रहे हो, तो भाई उसका जो हर्जाना है कौन भरेगा, तो उसमें एक सिक्योरिटी दिया जाता है। ठीक है, तो उसी में आपका एक स्टाम्प पेपर लगेगा। तो उसमें जैसे इसमें 100 रुपीज़ लिखा हुआ, तो हम उसमें 100 रुपीज़ का ही स्टाम्प पेपर लगाएंगे। सपोज़ आपका जो ज्वाइनिंग जो हो रहा हो लेवल 2 के पर हो रहा होगा, ठीक है, या एएलपी या टेक्नीशियन का जिसका ज्वाइनिंग रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें 20 रुपीज़ का भी स्टाम्प लिखा हुआ रह सकता है। तो ये आपका ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन किया हुआ रहेगा। क्लियर है। उसके बाद और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, आधार कार्ड हो गया। उसके बाद अगर आप बात करोगे किसी जॉब में अगर आप हो, तो एक रिज़ाइन या रिलीविंग लेटर। देखो, पहले आप रिज़ाइन तभी करना जब दूसरे वाले जॉब में जाके आप कंफर्म हो जाओ कि भैया हाँ हम उस पर ज्वाइन कर लिए हैं, अब उसको जाके रिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि सेफ कंडीशन आपको देखना है। ठीक है, और SC ST और OBC समुदाय से संबंधित है तो केंद्र सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को बनाकर लेते हैं, ये भी लिखकर आपको आना है। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होते हैं ना, उससे भी साइन करवाना है। वो देखेंगे कैसे भी फॉर्म्स जो रहेंगे ना उसमें मिलेगा हमें। उसके बाद NPS का फॉर्म जो होता है, ये ज्वाइनिंग के टाइम आपको दिया जाता है, लेकिन अगर बोल दिया कि आपको डाउनलोड करके लेके आना है, तो भाई आपको डाउनलोड करके जो साइट दिया हुआ रहेगा वो साइट से जाना है और डाउनलोड करके लेके उसके जो कॉपी होते हैं वो लेके जाओगे आप जहाँ जिस डेट पे आपका ज्वाइनिंग रहेगा, और उसको वहीं पर जाकर आप उसको फिल करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को कैसे भरें हम लोग। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे मिल गया अटेस्टेशन फॉर्म।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सत्यापन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसको, ये जो आपका ओरिजिनली जो आपका ज्वाइनिंग लेटर रहेगा उसमें सिर्फ एक कॉपी रहेगा, आपको इसका 2 सेट में फ़ोटो कॉपी करवा लेना है। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर एक आपका पासपोर्ट साइज़, जिस साइज़ में बोला गया इस साइज़ में भी कर सकते हो, ठीक है। पासपोर्ट कोई ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा ही फ़ोटो चाहिए यहाँ पे। एक फ़ोटो यहाँ पे आपको चिपकाना अपना, क्योंकि आपने देखा था कि जो डॉक्यूमेंट्स आपका आपने चेकलिस्ट में देखा था 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर आने बोले थे, तो भैया ये आपको पहले से ही तो भर के लेके जाना पड़ेगा ना। उसके बाद अगर स्टार्टिंग से फॉर्म भरने की बात करोगे तो यहाँ पे सरनेम लिखना है। जैसे कि सपोज़ करो कोई है कुलदीप कुमार, क्या नाम उसका, कुलदीप कुमार, तो उसका सरनेम यहाँ पे हो गया कुमार और नेम हो गया क्या, कुलदीप हो गया, ठीक है। और प्रेजेंट एड्रेस जो रहेगा उसका पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर होम एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप डू कर सकते हो, लेकिन फिर भी अब मेरा सजेशन रहेगा कि दोनों ही एड्रेस आप सेम टू सेम यहाँ पे लिख लेना आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट की बात करोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसमें ये बताया गया है कि 21 वर्ष के आयु के बाद, ठीक है, एक वर्ष जहाँ आप ज़्यादा रहे हो तो इसमें आपको टाइम पीरियड बताना है कि सपोज़ आपकी 21 ईयर से मतलब बाद अब 21 साल आपका हो गया, उसके बाद अगर आप कहीं पर 1 साल से ज़्यादा अगर रह रहे हो तो उसका विवरण देना है। कितने समय तक का विवरण देना है, टोटल 5 साल तक का आपका विवरण देना है कि भाई आपने लास्ट 5 ईयर तक कहाँ पे रहे हो, ठीक है, कि आप पिछले 5 वर्षों में की अवधि में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं, तो उसका पूरा विवरण यहाँ पे देना है। सपोज़ आपने अभी चल रहा 2022, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सपोज़ आप 2017 से लेकर 2018 कहीं पे रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 2000, डेट की ज़रूरत नहीं है, 2017 से लेके 2018, ठीक है। जहाँ पे एक मोटा मोटी एड्रेस दे देना कि भाई हाँ विलेज ये था या सिटी ये था, और जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको लिख देना है। यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सपोज़ करो जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसका डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर लिख देना यहाँ पे। इसी तरह 2018 से लेकर सपोज़ करो आप 2020 तक कहीं पर रहे हो, ठीक है। उसके बाद सपोज़ करो 2020 से लेके 2022 तक कहीं रहे हो, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे विवरण दे देना है, ठीक है, कि आप लास्ट 5 ईयर्स तक कहाँ कहाँ पर रहे हो। ये 4th पॉइंट हो गया। बात करेंगे हम लोग क्या 5th पॉइंट पे, इसको भी अच्छे से भरना आपको। 5th पॉइंट में क्या रहता है, फादर्स नेम जो होता है, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे कैपिटल लेटर में पूरा भरना, छोटा छोटा करके भरना, ताकि आपको यहाँ से ये पूरा अच्छा आ जाए। उनका नेशनलिटी क्या है, राष्ट्रीयता इंडियन हो गया, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ रहेगा, जन्म स्थान जो रहेगा वो लिखना आपका। ऑक्यूपेशन फार्मर है तो फार्मर लिखिए, अगर एम्प्लॉय होंगे तो आप एम्प्लॉय भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें कि वर्तमान जो आपका पोस्ट ऑफिस का पोस्टल एड्रेस है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद हाँ, मतलब वर्तमान जो डाक पता रहेगा ना उसके बारे में पूरा, पोस्टल एड्रेस जहाँ पर आपका रहेगा, विलेज क्या रहता है, पोस्ट ऑफिस, पीएस, अच्छे से यहाँ पे आपको लिखना है। और परमानेंट हाउस एड्रेस जो होता है उसको यहाँ पे लिखना है। ये हो गया फादर्स के लिए। मदर के लिए भी आप वैसे यहाँ पे कर सकते हो, नेम लिखना है, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, उनका ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दो आप यहाँ पे, उनका पोस्टल एड्रेस लिखो, ठीक है, और परमानेंट एड्रेस लिखो। फिर आपकी अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे आप वो कर सकते हो, उसका ब्रदर्स का नाम लिख सकते हो, सिस्टर्स का नाम लिख सकते हो, बस ये आपके फैमिली मेम्बर्स में आते हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये भी विवरण देना है कि भाई आपके जो है इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश, मतलब पुत्रों एवं या पुत्री जो भी होगा के संबंध में सूचना, यदि उनका अध्ययन रहना दूसरे देश में हो रहा है तो ये भी आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। अगर एब्रॉड में, अगर वो फॉरेन कंट्री में रह के सपोज करो अगर वो कुछ कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो आपको विवरण यहाँ पे देना है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 6, ठीक है, ये देख सकते हो। पॉइंट नंबर 6 में क्या, नेशनलिटी, तो भाई समझ में आता है, यहाँ पे इंडियन लिख देंगे, ठीक है, नेशनलिटी मेरा हो गया इंडियन, क्लियर है। 7 की बात करो, डेट ऑफ बर्थ आपको अपना पता होगा, आपका प्रेजेंट एज क्या हो रहा है, एक लिखना है कि भाई हाँ ठीक है, अबाउट सपोज आपका एज अभी होने वाला है 24, तो आप अबाउट 24 लिख दो, कोई ज़रूरी नहीं कि भाई पूरा एग्जैक्ट एज ही लिखना है। एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, मतलब प्रेजेंट एज तो आपको पता होगा कि क्या हो रहा है, और एज ऑफ मेट्रिकुलेशन में भी लिख सकते हो, ठीक है, कि अबाउट 17 ईयर्स या 15 ईयर्स, जो भी आपका होगा वहाँ पे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, मतलब भाई आपका जन्म स्थान क्या है वहाँ पे लिखना है, उसका जिला का नाम लिखना है। उसके बाद इसी में 2 खंड दिया हुआ है, ठीक है,
जिला एवं राज्य जहाँ के आपके पिता मौलिक रूप से निवासी है, मतलब जहाँ से आपके पिता मतलब मूल रूप से निवासी होंगे ना, उसका जिला का नाम लिखना और उस स्टेट का नाम लिखना। ये पॉइंट नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 9 में बात करेंगे तो भैया सबसे बड़ी बात है ना, ये हमारा देश भैया बोलते हैं ना, बहुत सारे यहाँ पे धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो अगर आप हिंदू हो तो भाई आप यहाँ पे सीधा सीधा लिखो क्या, हिंदुज़म या तो हिंदू लिख दो, ठीक है। उसके बाद योर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में हो कि नहीं, अगर हो तो यस, और नहीं हो तो भैया नो लिख देना आपको। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 9। 10 की अगर आप बात करो तो 15 वर्ष की आयु से शिक्षा स्थान और स्कूलों एवं कॉलेज में बिताए वर्ष का उल्लेख कीजिए। मतलब 15 वर्ष की आयु से, मतलब 15 वर्ष के बाद अगर आपने मैट्रिक किया, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नेम ऑफ स्कूल कॉलेज विथ फुल एड्रेस। उसके बाद अगर आपने क्या किया, हायर जैसे डिग्री अगर आप सपोज बीटेक करके रखे हो, या तो फिर अगर आपने ITI करके रखा होगा, ठीक है, या तो आपका ग्रेजुएशन करके रखे हो, तो 10th के बाद सीधा आपको आपकी जो फाइनल रहेगी ना डिग्री वो देना है। 10 12th नहीं देना है, यहाँ पे दोगे तो भाई जगह ही नहीं है। 10th का दे देना और आपकी जो फाइनल डिग्री जिस बेसिस पे आपने वो फॉर्म भरा होगा वो डिग्री यहाँ पे दे देना, ठीक है। 2 डिग्री यहाँ पे आपका आ जाएगा। डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ लिविंग। डेट ऑफ एंट्री का मतलब कि प्रवेश कब किए थे आप उस संस्थान में, वो डेट लिखना है। और डेट ऑफ लिविंग ये आपका जो फाइनल आपका 10th हो गया या फाइनल जो आपने एजुकेशन गेन किया, जो आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा ना, उसमें वो लिखा हुआ रहेगा। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे भर लेना। तो ये पॉइंट नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 11 की, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 11 किसके लिए, पहले ये देखो, पॉइंट नंबर 11 उन लोगों के लिए है जो पहले से जॉब में है, ठीक है। क्या आप निम्नलिखित में से किसी अधीन कार्य कर रहे हैं, मतलब अगर आप किसी भी गवर्नमेंट में हो, ठीक है, या सेमी गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, तो उसका ब्यौरा यहाँ पे देना कि फ्रॉम कब से आपने सर्विस आपने स्टार्ट किया, और अगर अभी तक कर ही रहे हो, ठीक है, वहाँ पे रिज़ाइन नहीं की हो तो यहाँ पे लिखना क्या, टिल नाउ लिखना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कौन है, एम्प्लॉय मतलब आपको किसने जॉब दिया है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना है। क्या लिखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना है। और फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, भाई आप जो वहाँ पे आपको जो नियोजक मतलब जो आपको कर रहे हो ड्यूटी, यहाँ पे आपका सारा कुछ यहाँ पे फुल नेम के साथ आपका एड्रेस यहाँ पे लिखना है। क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पे आपको लिखना क्या, डेजिग्नेशन मतलब किस पोस्ट पे आप हो, ठीक है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लिखना है। और एम्प्लॉयर मतलब जिसने आपको जॉब दिया, किसने दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, वो यहाँ पर आपको लिखना है। क्लियर हो गया। चलो उसके बाद ये देखते हैं, ये ऑफिशियल है आपका जो ये खंड भी है ना, सिर्फ आपको पढ़ने के लिए कि अब इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट एंड इसका गवर्नमेंट इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी यूनिवर्सिटी, मतलब इसको सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। इफ़ यू हैड लेफ्ट सर्विस ऑन गिविंग अ मंथ्स नोटिस अंडर अ रूल, ये आपको बताता है कि भाई आपने इन्फॉर्म किया है कि नहीं किया, वो सब कुछ है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 12 का जो इतने सारे सब पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देखना, सब इसको पढ़ के देखना, सारे में आपका नो टिक होगा। क्यों, देखो क्या लिखा है, क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, भाई कभी नहीं हुए हो आप। क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया, तो क्या बोलोगे, कभी नहीं हुआ है। क्या कभी आप पर नज़रबंदी की हालत रखे गए हैं, तो नो लिखना है। उसके बाद सब में इसमें देखो जितना भी पॉइंट पढ़ोगे ना, सब इसमें नो का ही ऑप्शन आएगा, आप एक बार पढ़ भी लेना। क्या आप पर कभी प्रतिबंध लगाया गया, तो क्या लिखोगे, नो। क्या विधि न्यायालय द्वारा आप पर कभी जुर्माना लिया गया है, मतलब आपका यहाँ पे एक सफाई पेश करने है, मतलब भाई आप एकदम अच्छे हो, आपका कैरेक्टर से लेके जो भी कुछ है सब कुछ अच्छा है, ठीक है। इसका देखो, क्या कभी आप किसी लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी परीक्षा चयन के लिए निष्कासित किए गए हो, तो क्या लिखोगे, नो लिखोगे। तो इसमें जितने भी सारे पॉइंट रहेंगे ना इस वाले में, तो उसको क्या करना, इन सारे पॉइंट को हमें नो पे टिक कर देना है। क्लियर है, 12 का एक क्लियर हो गया। बात करते हैं 12 का 2। अगर ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, तो उसका ब्यौरा देना है, मतलब कि भाई कहाँ हुआ, कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है। तो ये तो आप भाई वहाँ पे नो कर लोगे तो इसका तो कोई मायने ही नहीं रखता है। क्लियर हो गया। उसके बाद 30 नंबर पे क्या है, नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू हुम यू आर नो। 2 ऐसे मतलब रिस्पॉन्सिबल आदमी का, जिम्मेदार आदमी का नाम दीजिए जिसको आप जानते हो, ठीक है। या दो मतलब ऐसा आदमी नाम देना यहाँ पे जिसको आप जानते हो। तो भाई जो भी आपके लोकल के एरिया होंगे या आपके कोई सगे संबंधी होगा, उनका भी यहाँ पे दोनों आदमी का नाम लिख देना, बस काम खत्म। चलो उसके बाद 13 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पर भाई आपका अपना सिग्नेचर होना चाहिए,
जिस डेट पे करो वो कर देना। प्लेस आप सपोज जहाँ से आपने ये जहाँ आप मूल निवासी हो या तो जहाँ पे आप ज्वाइनिंग के लिए जहाँ पे जाने वाले हो वो डेट यहाँ पर वो प्लेस भी कर सकते हो। तो मेरा सजेशन रहेगा कि ये प्लेस आप जहाँ से बिलोंग करते हो ना वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है मेरा, हाँ, इंडेमनिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र। भाई अब इसको कौन सर्टिफाई कर देगा आपका कि ठीक है ऊपर जितना भी सब कुछ था वो सब कुछ सही है, तो उसका एक यहाँ पे सर्टिफाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आपका नाम हो गया जो भी, ठीक है, आपका फादर का नाम हो गया, वो आपके इतने जो 7 ऑप्शन दिए हुए हैं कौन कौन, गेजेटेड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो क्लास A1 अधिकारी होता है, या तो MP आपके एरिया के, या तो जो आपके विधायक रहते हैं वो आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगा वो साइन कर सकते हैं, या तो जो SDO रहेंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर जो होते हैं वो कर सकते हैं, या तो प्रिंसिपल और हेडमास्टर वो कहाँ के रिकॉग्नाइज स्कूल कॉलेज जहाँ से आपने लास्ट अपना एजुकेशन लिया है, गवर्नमेंट अगर मान लीजिए स्कूल होगा, ठीक है, तो वो कर सकते हैं, या तो BDO से करवा सकते हो, या तो पंचायत इंस्पेक्टर से करवा सकते हो। तो टोटल आपके यहाँ पे 7 ऑप्शन मिलते हैं साइन को करवाने के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको वहाँ पे सारा कुछ ब्यौरा रहेगा कि भाई ठीक है आपका नाम हो गया, फादर्स ने आपका नाम हो गया, कितने सालों से वो आपको जानता है, और जो आपका सिग्नेचर यहाँ पे करेगा उनका यहाँ पे साइन हो गया, ठीक है, उनका क्या डेजिग्नेशन रहेगा विथ स्टाम्प के साथ रहेगा, और यहाँ पे पूरा डेट रहेगा। इस तरीके से आप पूरा ये ऑफिशियल वर्क के लिए है टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस। तो ये आपने अटेस्टेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लिया। तो आपको मैंने क्या बताया, ये जो आपको अभी अपने अटेस्टेशन फॉर्म देखे हो ना, ये एक कॉपी में आपको भेजा जाएगा, बट आपको इसके 2 कॉपी और करवा लेने हैं, और ये टोटल 3 कॉपी में आपको यहाँ से भर कर जाना है। क्लियर हो गया सारा कुछ। बात करते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये आप जब आपको मिला होगा ना जो ज्वाइनिंग लेटर दे, तो उसमें पढ़ना बढ़िया से कि जो कैरेक्टर साइन करवाना होता है 2 लोगों से ये साइन करवा सकते हो। सबसे पहले तो आपका एक जहाँ से आपने लास्ट इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन शिक्षा आपने प्राप्त किया होगा, ठीक है, चाहे ITI के लिए किया होगा या तो आपने BTech के लिए किया होगा, वहाँ अगर लास्ट बोल दिया तो भैया आपको लास्ट वाले से करवाना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे सर्टिफाइड दैट आई हैव, आपका नाम हो गया, आपका फादर नेम हो गया, ठीक है, कितने टाइम से आपको जानते हैं, और फिर ये यहाँ पर फिर आपका नाम हो जाए कि भाई जो प्रिंसिपल होंगे जो साइन कर रहे हैं उसका मतलब ये क्या हो गया कि वो आपसे कोई रिलेटेड उनका रिलेशन नहीं है, ठीक है, रिलेटिव नहीं है, जान पहचान वाले नहीं हो, ठीक है, सिर्फ आप एक स्टूडेंट्स और वो एक प्रिंसिपल है। वहाँ पे उनका सिग्नेचर रहेगा, उनका डेजिग्नेशन, प्रिंसिपल हेडमास्टर जो भी रहेगा उनका एक रबर स्टाम्प, फिर यहाँ पर भी जगह और सील ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल होंगे हेडमास्टर होंगे तो ठीक है वो वाली रबर स्टाम्प यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पे जिस संस्था का जो नाम रहेगा वहाँ का एक यहाँ पे सील रहेगा। तो पहले आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट एजुकेशन जहाँ से आपने गेन किया है वहाँ से साइन करवा लेना पड़ेगा जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन लिया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर नीचे आपका एक साइन करवाना रहेगा भैया, उसमें मेंशन क्या रहेगा कि फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम DM बोलते हैं, और SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, 3 ऑप्शन है। ये साइन तब करते हैं कि ये जो आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके साथ आपको लगाना पड़ेगा क्या, आपको जो आपके थाना लोकल जो थाना आपका जहाँ पर है आपका, वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ से भी थाने से भी आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको बनाना पड़ेगा, आपका जो भी प्रोसेस होता है उसको बना के एक फ़ोटोकॉपी, इसमें तो फ़ोटोकॉपी नहीं, इसमें ओरिजिनल जो रहता है आपको अटेस्टेड करके देना एक साथ, मतलब पिनअप करके देना इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को जो आपका थाने से बना होगा उसको, और इसको साथ में दे दोगे किसको, ये जो आपके 3 ऑफिसर्स होंगे उनके ऑफिस में जाकर जमा कर देना है, तब जाके फिर वो ऑफिसर्स आपको यहाँ पे ये साइन कर देंगे। तो इस तरीके से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। क्लियर हो गया। और उसके बाद बात करता है डीड ऑफ इंडेमनिटी। डीड ऑफ इंडेमनिटी का मतलब मैंने आपको समझाया था कि इंडेमनिटी का मतलब होता है कि क्षतिपूर्ण। क्षतिपूर्ण मतलब भैया कि अगर आप जॉब छोड़ के पहले ही जा रहे हो तो उसका क्षतिपूर्ण कौन करेगा, तो वो उसके लिए सियोरिटी होता है, ठीक है। तो देखो ये जो पूरा रेलवे की फॉर्मेट है डीड ऑफ इंडेमनिटी, ये सारे फॉर्मेट है, ठीक है, ये सारे जितने वर्ड में लिखा हो गया है। तो ये डीड ऑफ इंडेमनिटी अगर आप पहले उसको अच्छे से पढ़ना, जो आपको ज्वाइनिंग लेटर जिसमें आया होगा उसको पहले अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि ठीक है ये जो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है उसको आपको टाइपिंग करवाना है या नहीं करवाना है, उस पर वो मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक है।
अगर टाइपिंग करवाने के लिए बोलेगा तो भाई आपको टाइप राइटर के पास जाकर उसमें टाइप भी करवाना पड़ेगा, नहीं अगर बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डीड ऑफ इंडेमनिटी में मैंने बताया था कि इस ज्वाइनिंग वाले लेटर में जो है ये लेवल 6 का ज्वाइनिंग लेटर है, तो इसमें लिखा हुआ है कि भैया 100 रुपीज़ की स्टाम्प इसमें लगाने हैं, ठीक है। सपोज़ अगर आपने ALP या टेक्नीशियन या लेवल 2 वाले में जाओगे तो उसमें 20 रुपीज़ का भी बोल सकता है। अगर टाइपिंग के लिए नहीं बोलेगा तो भाई इसी में स्टाम्प पेपर लगा देना है। अगर टाइपिंग के लिए बोलेगा तो अलग से आपको टाइप राइटर के पास टाइप करवाना पड़ेगा। तो डीड ऑफ इंडेमनिटी जब भरोगे तो यहाँ पर आपका किस डेट पे भर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका नाम रहेगा यहाँ पे, उसके बाद आपका फादर नेम रहेगा, रिसाइडिंग एड्रेस आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया यहाँ पे कि भाई सियोरिटी आपको कौन दे रहा है, ठीक है। सियोरिटी कौन देने वाला होगा कि अगर लेवल 6 का जो एम्प्लॉय रहेगा रेलवे का हो, ठीक है, या कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उसमें लिखा हुआ रहेगा, जो एम्प्लॉय जो रहेगा वो आपको सियोरिटी दे सकता है, उससे आप क्या कर सकते हो, सियोरिटी ले सकते हो, ठीक है। सियोरिटी देन कोई भी आपको आदमी इजीली दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं या कोई आपके जान पहचान वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पे सियोरिटी का नाम रहेगा, उनका फादर्स नेम रहेगा, वो कहाँ से बिलोंग करते वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा फॉर्मेट ये आपको पढ़ना है कि भाई हाँ ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग से पहले छोड़ के जाओगे तो सारा चीज़ आपको सियोरिटी से लिया जाएगा, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आपका साइन ऑफ द ट्रेनी, आप ट्रेनी हो ना, ट्रेनिंग में भी जाओगे तो आपका साइन कर देना है यहाँ पे, और आपको जानने वाले 2 व्यक्ति का नाम और उसका एड्रेस यहाँ पे सामने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सिग्नेचर ऑफ द सियोरिटी, किसने आपको सियोरिटी दिया है, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका ऑफिस कौन सा रहेगा, उसका एक ऑफिस स्टाम्प जो रहेगा वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। और इस सियोरिटी को जानने के लिए 2 आदमी जो रहेंगे उनका भी यहाँ पे नाम के साथ एड्रेस रहेगा। तो आपको इस वीडियो में क्या क्या समझ में आ गया, देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हाउ टू फिल अटेस्टेशन फॉर्म, पूरा मैंने अच्छे से आपको बता दिया अटेस्टेशन फॉर्म भरना कैसे है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप बनाओगे तो सबसे पहले लास्ट इंस्टीट्यूशन जो रहेगा आपका, वहाँ से आपने जो एजुकेशन गेन किया है उनका साइन होना चाहिए। और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट जो क्लास 1 SDM हो गया, DM हो गया, वो तभी साइन करेंगे जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जब आप अपने थाने से भी बना लोगे तब जाके वो काम होने वाला हो। थाना का जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा और ये वाला सर्टिफिकेट जो क्लास 1 के जो ऑफिसर के अधिकारी जो होते हैं उनके ऑफिस में जमा कर देना, तब जाके वो अपना सिग्नेचर वगैरह सब कुछ करेंगे। ये हो जाने के बाद फिर आपको मैंने बताया डीड ऑफ इंडेमनिटी में आपका जो भी स्टाम्प रहेगा, अगर टाइपिंग के लिए बोला होगा तो आपको टाइपिंग करवाना है पूरा मैटर, अगर नहीं बोलेगा तो इसी पे आपको स्टाम्प पेपर चिपकाना है और नोटरी वगैरह से इसमें साइन करवा लेना है। और इसमें आपका एक सियोरिटी होगा, सियोरिटी कौन देगा भैया, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, क्लियर है। और फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया पूरा सिग्नेचर ऑफ द ट्रेनी यहाँ पे हो गया, आपको जानने वाले 2 व्यक्ति का नाम, उसका सिग्नेचर ऑफ द यहाँ पे सियोरिटी हो गया, सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहेगा। और उस सियोरिटी को जानने वाले 2 व्यक्ति का नाम विथ एड्रेस रहेगा। ये रेलवे की सारे फॉर्म्स होते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड इंडेमनिटी बॉन्ड, उसको इस तरीके से भरा जाता है। और फिर आपको मैंने बताया था चेकलिस्ट में देखना 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाने हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वो सारे लेके जाने हैं, आपके जो एजुकेशन के जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो लेके जाना है। अगर NPS का फॉर्म अगर नेशनल क्या बोलते हैं इसको, न्यू पेंशन स्कीम अगर वो बोला है तो ये आपको साइट पे जाना है, वो आपका मेंशन किया हुआ रहेगा कि कहाँ से आपको डाउनलोड करके उसको सिर्फ भरना नहीं, वहाँ पर जाकर उसको फिल करोगे आप जिस डेट में आपका ज्वाइनिंग रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि रेलवे की ज्वाइनिंग फॉर्म कैसे भरते हैं। फिर भी कोई अगर डाउट अगर मन में होगा तो कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछना, ठीक है, उसको मैं वहाँ पे जाकर रिप्लाई कर दूंगा। आई होप बहुत कुछ इसमें आपको पता चल गया होगा कि डाउट जो भी होंगे क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।